नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश पे। हूँ आपके साथ हारिस। खबरों में बढ़ने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। राज्य के स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने नैनीताल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को अव्यवस्थाओं को पर फटकार लगाई। स्वास्थ्य सचिव जिला अस्पताल में सफाई नहीं होने और आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश में। हम आपके साथ हारिस। मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आर्यनगर में आयोजित बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन में मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई गई। डिप्टी सीएम ने एक कमल गोरखपुर से भी होने की बात कही। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 100 से अधिक गरीब कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने बन रहे अयोध्या में राम मंदिर जनवरी 2024 से रामलला के दर्शन होना शुरू हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, गुंडे माफिया जेल में हैं या फिर प्रदेश छोड़ करके भागने को मजबूर हैं। विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता सपा और कांग्रेस को जान चुकी है, मिलकर के चुनाव लड़े या अकेले चुनाव होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस प्रदेश में शून्य स्तर की पार्टी है और सपा को भी जनता नकार चुकी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 75 से ज़्यादा सीटें पर जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अभिभावक के रूप में गरीब आम आदमी को सब कुछ देने का काम कर रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुँचाई जा रही हैं। पीएम मोदी को अगुवाई में भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा रहा है और एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश की ओर अग्रसर है। गोरखपुर जनपद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए। 9 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के घर घर जाने का अभियान चला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। हर गरीब आदमी आम आदमी समझ रहा है, उनके अभिभावक के रूप में आदरणीय मोदी जी ने देश में उन्हें सब कुछ देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची राज्यपाल ने शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से ऐसी शिक्षा के लिए जोर दिया जो देश को विकास के पथ पर ले जा सके। बता दें कि विश्वविद्यालय ने 9 जिलों में 70 अध्ययन सेंटर बनाए हैं ताकि शिक्षा को और बेहतर किया जा सके। विश्वविद्यालय ने कानपुर के अलावा कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इटावा में भी अध्ययन सेंटर खोले हैं। ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र कानपुर है। इसका नवनिर्मित भवन का आज लोकार्पण हुआ है और पहले ये किराए के मकान में चलता था। इसके लोकार्पण होने से भवन हमें विस्तार मिलेगा और जो भी कार्यक्रम, हम बहुत सारे स्किल बेस्ड कार्यक्रम और जो ऑनलाइन कार्यक्रम, छात्रों को बहुत सुविधा मिलेगी। यहाँ आकर वो लोग एक बेहतर जगह पाएंगे और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। इस बिल्डिंग के लोकार्पण की होने की वजह से हमारा जो शिक्षा विस्तार है वो बहुत वृहद हो जाएगा।
मुख्य ग्रुप में कौन आया था यहाँ पे? जी, मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जी आए हुए हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी आए हैं और मैडम रजनी तिवारी जी भी आई हुई हैं। और हमारे जो मुख्य अतिथि थे तो राज्यपाल महोदया, कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने इसका लोकार्पण किया। मुख्तार अंसारी के सहयोगी रहे शूटर संजीव जीवा की हत्या के बाद कानपुर कचहरी के अधिवक्ता आक्रोशित हैं। वकीलों ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग की है। मांग को लेकर के लॉयर्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आज हम लोगों ने जो प्रदेश में निरंतर अधिवक्ता परिवारों पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं तक की जा रही हैं और न्यायालय परिसर में अपराधियों द्वारा गोली मार कर हत्याएं तक की जा रही, उसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है कि तत्काल प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करें और जो न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था है उसको अत्यधिक मजबूत बनाएं। सपा के पूर्व विधायक सीपी राय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक नेता हैं जो फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि 3 साल बाद राजनीति में वापस लौटा हूं, पूरी निष्ठा और लगन से कांग्रेस पार्टी के दायित्व का निर्वहन करूंगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा में समाजवाद का ABCD भी नहीं है। सपा ने अपना मूल स्वभाव खो दिया है। सपा का दामन 3 साल पहले ही छोड़ दिया है। देश की हालत में सुधार लाने को कांग्रेस के साथ आया हूं। किसी के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की बात जब कोई व्यक्ति उठाता है, कोई संगठन उठाता है, कोई पार्टी उठाती है। समाजवादी पार्टी में आ गया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप ज्वाइनिंग के बाद? समाजवादी पार्टी में आ गया हूँ। लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अच्छी तरह जीतेगी। यहाँ की रणनीति अगर बात करें खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए तो कुछ खास नहीं रहा पिछले कई चुनाव में देखे, तो अब क्या लगता है, उम्मीद लगती है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? मैंने कहा ना कांग्रेस पार्टी जीतेगी, आप देखते रहिए। और सर यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। आप कैसे? कानून व्यवस्था तब होता है जब राज होता। यूपी में जंगल राज है और जंगल राज में कानून व्यवस्था नहीं होती है। कुछ दिनों पहले, अभी कल ही की बात है, अरविंद केजरीवाल भी अखिलेश यादव से मुलाकात किए, विपक्ष को एक साथ लेने की बात है। कांग्रेस उसमें कहाँ देख रही है अपने आप? अरविंद केजरीवाल को मैं व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेगी उसके ये बड़े नेता तय करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कोर्ट में गोली मारकर के बदमाश की हत्या के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम कल महाराजगंज में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था उन्होंने। इसके बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पौत्र के बरही कार्यक्रम में शामिल होकर के अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्रजेश पाठक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाना। इसके बाद पुलिस लाइन हेलीपैड से जिले के लिए रवाना हो गए। बातचीत में सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी सरकार की तरफ से वहीं सपा बसपा पर हमला भी बोला। कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में हम आदरणीय पंकज चौधरी जी के आवास पर प्रबुद्धजनों की एक बैठक किए हैं। उस बैठक के माध्यम से जो पूर्व में जनसंघ काल से लेकर अब तक जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता थे, जिलाध्यक्ष रहे थे, अन्य पार्टी पदाधिकारी रहे थे, सभी का सम्मान किया गया है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँचाई हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की वजह से दुनिया के पैमाने पर भारत माता का सम्मान बढ़ा। ढेर सारे कार्यों की आज चर्चा हुई है। हम सब महाराजगंज के कार्यकर्ताओं से अपील करने के लिए आए हैं कि सब लोग जुट करके 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए आज से ही जुट जाएंगे और पिछली बार से भी दोगुने वोटों से जिता करके आदरणीय पंकज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी। खबर अमेठी से है, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के राजकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद का रथ समूचे उत्तर प्रदेश में घूम करके समस्त विभागों के कर्मचारियों को एकत्रित करते हुए बैठक करके सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। राजकीय कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी के नेतृत्व में ये रथ प्रयागराज से चल करके गुरुवार को अमेठी पहुंचा, जहां पर लगभग 34 विभागों के कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त करके सरकार द्वारा हमारे ऊपर नई पेंशन व्यवस्था लाद दी गई है। हम लोग पिछले कई सालों से आंदोलनरत हैं, इसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है।
हमारे वेतन से जो पैसा काटा जा रहा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको 200, 500 और 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। ऐसे में हमारा पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं है। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले और आर पार की लड़ाई होगी। सरकार ने चुनाव से पहले यदि हमारी बात नहीं मानी तो हम राजनीतिक निर्णय लेंगे। ये पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारे ऊपर लादी गई है, उसके नई पेंशन व्यवस्था लाद दी गई है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके आपने देखा होगा पिछले कई सालों से हम लोग इस पर आंदोलनरत हैं और उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही है। 2018 में हम लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उसके बाद एक IASO की कमेटी बनी, 5 IASO की, उसमें मुझे भी रखा गया। हम लोगों ने समझाया कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। सरकार बराबर कहती है कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, हमारा कहना है कि हमें कम पैसा दे दीजिए लेकिन सिक्योर कर दीजिए। हमारा पैसा जो हमारी वेतन से काटा जा रहा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और शेयर मार्केट में लगाने के बाद वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने लोग जो हैं उन लोगों को बांट रहे हैं और वो हमेशा घाटे में जा रहे हैं और लोग भाग जा रहे हैं यहाँ से, बैंक वगैरह करप्ट करके उसको भाग रहे हैं और उसके बाद भी हमारा पैसा नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने जो रिजल्ट देखे, जो हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 200, 500 रुपये, 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस शेयर मार्केट में लग रहा है, ये हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हो पा रही। सरकार हमारा पैसा डाल नहीं रही है। 10,500 करोड़ रुपया हमने पिछली हड़ताल करके 2018 में डलवाया था। तो हम लोगों ने तमाम सारे प्रयास कर लिए हैं। 18 वर्ष में यदि सरकार कोई सिस्टम को नहीं बना पाई है तो निश्चित रूप से उस सिस्टम में खामियां हैं, इसलिए हम लोग उस सिस्टम में अब नहीं जाना चाहेंगे। हमें कम पैसा मिले लेकिन सिक्योर्ड मिले। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जो सरकार कहती है कि साहब हमारे ऊपर बोझ हो जाएंगे आप, हमारा पैसा लग जाएगा, हमारी सरकार दिवालिया हो जाएगी, ये सब गलत बयानी है इनकी। हमारे पास आंकड़े सारे रखे हुए हैं जिसमें हम सिद्ध कर सकते हैं कि 8% ब्याज भी अगर सरकार हमारे पैसे पर, हमारे काटे हुए पैसे पर दे देगी तो हमारा पैसा, हमको सिक्योर्ड पेंशन 50% लास्ट वाली मिल जाएगी। लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। कुछ IASO ने, आप देखिए IAS सब जगह हैं, क्या कारण है कि यहाँ के IAS जो आपके इसके थे हिमाचल के, उनको समझ में आ गया, राजस्थान के लोगों को समझ में आ गया और यहाँ के IASO को समझ में नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव को नज़दीक देख सियासी दलों का दौरा बढ़ गया है। इसी कड़ी रायबरेली के बछरावा के विभिन्न स्थानों पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस के अवैध क्षेत्र के प्रांतीय मंत्री नकुल दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद वो मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए मोदी सरकार व प्रदेश के मुखिया पर जमकर के बरसे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के शासन की जमकर के बड़ाई की। उन्होंने कहा कि उनके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता व पत्रकारी भी इस दौरान भीड़ में मौजूद रहे। रायबरेली जनपद के बछरावा विधानसभा में जगह जगह पर अपनी छोटी छोटी संगठन की बैठकें लगाई है और इस बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि अपने संगठन की समीक्षा, अपने साथियों को और अधिक संख्या में जोड़ना और कांग्रेस पार्टी को हर कीमत पर 2024 में यहाँ पर तो हमारी सांसद हैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, अब की बार उनको 2-3 गुना ज़्यादा वोटों जिता करके संसद में पहुँचाना और इस देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, यही संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं और पूरा विश्वास है कि रायबरेली की जनता, बछरावा की जनता हम लोग के साथ जैसे खड़ी रहती है। 2024 में क्या आग्रह करना चाहेंगे? 2024 में यही आग्रह करना चाहेंगे कि अब बिकवाली बंद कराइए, अब देश में जो तमाशे चल रहे हैं उन पर रोक लगाइए, राहुल गांधी जी को इंसाफ दिलवाइए और खासतौर से जो चीन की हरकतें हैं, जो पुलवामा कांड है, जो 20,000 करोड़ रुपए आए गए हैं, जो यहाँ पर वो माहौल चल रहा है कि जो जब चाहे तब उतना रुपया ले और गुजरात के रास्ते विदेश में जाकर बढ़ जाए, इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए और ख़ासतौर से ऐसा प्रदेशों में आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार हो रही है वहाँ पर 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है, वहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। प्रतापगढ़ में दहेज की मांग करना दूल्हे को इतना महंगा पड़ गया कि दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। मामला कुंडा कोतवाली के काजीपुर गांव का है, जहां पर 2 दिन पूर्व बेती गांव से बारात आई थी। दूल्हे ने फेरे से पहले ही दुल्हन के पिता से बुलेट मांग कर दी। जबकि इस बात का पता चला तो दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। दुल्हन के इनकार से बाराती भी सख्ते में आ गए। पूरी रात पंचायत के बाद भी दुल्हन शादी को राजी नहीं हुई। बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। हमने गाड़ी मांगा,
कि कौन सी हमको गाड़ी? बुलेट, कि हमको शादी में बुलेट देना तब हम शादी करेंगे, नहीं हम शादी नहीं करेंगे। पहले कभी नहीं कहा था कि हम बुलेट लेंगे। जब बारात आई थी तब उन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे, अगर बुलेट लेंगे तो शादी करेंगे, नहीं शादी नहीं करेंगे। जब ना जयमाल बा और जब शादी करे के टाइम आई तो उनसे कपड़ा मांगे गए तो एक ठीक पेरी पकड़ा हुआ थे। तो वही बात कहूँ, पेरी से जो ना शादी हो तो कहाँ हमारे पास कौन सामान नहीं, न गहना कर लाए और न देव जो ना यही पेरी से शादी करे को करा, नहीं तो न करा जो ना या तो गहना लाई तो फिर हम कहा बुलेट दे, तो हम कहा फिर न दे पाओ, तो कहा न देव तो शादी न करब, तो हम कहा चला ठीक है हम शादी। शाहजहां पर पुलिस अधीक्षक यश आनंद के निर्देशन में भारी पुलिस बल के साथ ही कोर्ट परिसर को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान कोर्ट परिसर में चारों गेटों पर ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नियमानुसार चेकिंग की जानी चाहिए। न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन में भी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कोर्ट परिसर में कुल 31 कैमरे लगे हैं जो सही से काम कर रहे हैं। कोर्ट परिसर के गेट नंबर 2 पर बैंक स्कैनर को भी लगाया गया है। बार एसोसिएशन मीटिंग हॉल की तरफ अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान पर और रास्ते में कैमरे नहीं लगे हैं। बार काउंसलिंग से संपर्क करके संभावित संस्थानों पर कैमरे लगवाने के लिए कहा गया है। कोर्ट परिसर में चेकिंग के नाम पर भारी चूक होने के बाद शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक यश आनंद ने कहा कि अवकाश के दिनों में आवश्यकता अनुसार पुलिस बल लगाया जाएगा। सभी जनपदों में सुरक्षा चेक कर लिया जाए न्यायालय को, और यहाँ भी सुरक्षा पूरी सही लगी हुई है और जिसका समय पर हम लोग चेक करते हैं। आज भी मेरे द्वारा और इंस्पेक्टर सदर और प्रभारी सुरक्षा न्यायालय पूरा चेक किया गया ड्यूटियों को। सभी ड्यूटियाँ काम कर रही हैं। यहाँ न्यायालय में कुल 6 गेट हैं, इसमें से 2 बंद रहते हैं, 4 से प्रवेश होता है। इन चारों ही गेटों पर हमारे सारे कैमरे काम कर रहे हैं। बैगेज स्कैनर हमारा काम कर रहा है। हमारी ड्यूटी मुस्तैद है। सबको चेक करके और परिचय पर देख कर प्रवेश दिया जाता है। इनसे संदिग्ध होते हैं, अलग पूछताछ की जा रही है। और हमारे कंट्रोल रूम में भी ड्यूटियाँ लगी हैं जहाँ पर पूरा परीक्षण होता है और चेकिंग के द्वारा ही पाएगा कि परिसर में कैंटीन है, वहाँ पर कैमरे नहीं है। और कैंटीन संचालक से वार्ता की गई है, उसमें जल्दी वहाँ पर भी कैमरे लग जाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत थाने में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि 7 महीने से नौकरी का झांसा देकर के मुस्लिम युवकों द्वारा महिला को शारीरिक शोषण किया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि गया कि युवक से मुलाकात फेसबुक आईडी पर निहाल चौधरी नाम से हुई थी, जो कि अपने आप को हिंदू बताता था। युवक के द्वारा जब महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो महिला को नशीली दवाएं दे दी गई और महिला के साथ युवक और युवकों के साथियों ने शारीरिक शोषण करके महिला की आपत्तिजनक वीडियो बना ली गई और महिला को ब्लैकमेल करते रहे। महिला को भी धमकी दी गई। महिला की मुलाकात जब बजरंग दल के पदाधिकारियों से हुई तो उन्होंने महिला को हौसला देते हुए कहा कि थाना सासनी गेट में अल्पसंख्यक युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीएसपी अभय पांडे ने तुरंत मुकदमा दर्ज करके एक युवक को गिरफ्तार करने की बात कही है। थाना सासनी गेट पर आज एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि नौकरी का झांसा देकर 7 माह पूर्व 2 व्यक्तियों द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया। उक्त के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा टीमें रवाना की गई। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत मुख्य अभियुक्त रिहान उर्फ फुरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैं हिंदू महिला हूँ और वो हिंदू बन के मुझसे बोला कि मैं आपको जॉब देना चाहता हूँ। नाम उसने रेहान चौधरी बताया था, लेकिन उसका मैंने आधार कार्ड देखा तो उसका नाम रेहान था। तो उसने मेरे को जॉब देने के लिए बुलाया और उसके बाद उसने मेरे को बताया कि वहाँ आना है। मैं वहाँ पहुँची तो उसने बोला कि ऊपर जाना है और क्या नाम है, वहाँ पे मैं आपको मेरा भाई मिलेगा, वो आपसे बात करेगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। तो उसके बाद उसने मेरे को क्या खिलाया क्या पिलाया मुझे नहीं पता। मेरे साथ जो उसने किया उसकी वीडियो बना के और फिर मुझको उससे ब्लैकमेल करने लगा।
अयोध्या में खनन विभाग ने अवैध बालू खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग ने पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए 67 वाहनों को सीज किया है, जिनमें से 63 ट्रक, 2 पोकलैंड और 2 जेसीबी मशीनें शामिल हैं। वहीं खनन विभाग ने गोसाइनगंज थाने के ठेकेदार के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ठेकेदार के इशारे पर दिलासीगंज घाट पर अवैध बालू खनन चल रहा था। तहसील सदर में बेगमगंज माझा में नदी तल पर एक हमारे विभाग की तरफ से बालू का खनन पट्टा हुआ था, जो एक 1.214 हेक्टेयर का था। उसमें निरंतर शिकायत मिल रही थी, इसके द्वारा जो है बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, जिसके क्रम में जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, मैं, सीओ साहब और थाने की पुलिस के साथ जो है कि हम लोगों ने छापेमारी की। तो छापेमारी में लगभग 67 ट्रकें और जेसीबी पोकलैंड पकड़ी गई हैं, जिनको थाने में सीज कराया गया। जब पैमाइश की गई तो उसके द्वारा 15,000 क्यूबिक मीटर का खनन किया गया था, लेकिन रॉयल्टी केवल 2250 की काटी गई थी, क्योंकि उसके द्वारा लगभग 12,000 घन मीटर की रॉयल्टी नहीं काटी गई और गाड़ियों का अवैध परिवहन कराया जा रहा था, जिससे क्रम में पट्टेधारक के विरुद्ध जो है थाने में FIR दर्ज कराई गई है और वाहनों को सीज कर। औरैया में युवक की गोली लगने से मौत हो गई। गोली लगने से सिर पर लगी है। आपको बता दें कि मामला फफूंद के परसीपुर गांव का है, जहां पर परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से ही तमंचा पड़ा मिला। वहीं घटना के बाद से ही उसकी पत्नी भी गायब है। बच्चों ने पुलिस को बताया कि मां दवा लेने की बात कह करके घर से निकली थी। परिजनों ने भी दंपति के बीच विवाद बात कही है, जिसके बाद से पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल पर जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने युवक की पत्नी की तलाश भी शुरू कर दी है। 8 बजे सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पसईपुर गांव में शिव महेंद्र कुशवाहा ये रहते हैं, लगभग 40-42 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थानाध्यक्ष और सीओ से लेकर सभी लोग हम लोग आए हैं। क्राइम सीन को प्रोसेस किया जा रहा है। जो भी एविडेंसेस यहाँ साक्ष्य संकलन हो सकते हैं उसको किया जा रहा है। फील्ड यूनिट जो है एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। बॉडी का पंचायतनामा करके इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। 8 बजे सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पसईपुर गांव में शिव महेंद्र कुशवाहा ये रहते हैं, लगभग 40-42 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थानाध्यक्ष और सीओ से लेकर सभी लोग हम लोग आए हैं। क्राइम सीन को प्रोसेस किया जा रहा है। जो भी जिला जेल फतेहगढ़ को भोजन की गुणवत्ता जांचने वाली प्रतिष्ठित संस्था FSI ने 5 स्टार रेटिंग दी है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक जज, न्यायमूर्ति, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधिकारी द्वारा जेल अधीक्षक जिला कारागार फतेहगढ़ भीमसेन मुकुंद का नाम जेल की भोजन व्यवस्था में सुधार करके 5 स्टार रेटिंग पाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने पर भारी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद को बधाई दी गई। वहीं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारत गौरव रत्न भी श्री सम्मान परिषद द्वारा जेल अधीक्षक को यूपी की जेलों में भोजन की गुणवत्ता में सुधार करके FSI से 5 स्टार रेटिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई है। नई दिल्ली के अंबेडकर नगर इंटरनेशनल केंद्र में जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद को सम्मानित किया गया तथा भारत गौरव रत्न श्री सम्मान परिषद द्वारा जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद को संस्था की विश्व स्तरीय सदस्यता भी प्रदान की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।